अब देखो बेटा, जैसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम देखेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना, कौन है बोलो? जे जी, पूरा पूरा स्पेलिंग आपको याद होना है, ठीक है? जॉन ग्रेगर, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है? इनका जो एज होता है, कब पैदा हुए और कब इनकी डेथ हुई, क्या आएगा? 1822 टू 1822 टू बोलो 1884, ठीक है? इसने कब स्टार्ट किया अपना एक्सपेरिमेंट? ये भी आता है ना, ये आता है एमसीक्यू में, ये सारी चीजें आती है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। कब स्टार्ट किया हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट? किस समय स्टार्ट किया बोलो? 1856। 1856 के अराउंड, ठीक है? 10 साल के आसपास तक इन्होंने किया है सारा चीज। चलो, अब देखते हैं बेटा कि इन्होंने किस पे किया है। पाइसम, सटाइवम, गार्डन पी, ठीक है? गार्डन पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक। चलो, तो अब आते हैं हम उनके जो एक्सपेरिमेंट हैं कि मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, ये जो क्रॉसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिस्कशन अब इसमें नहीं होगा, ठीक है? खाली अपन डाउट क्लियर कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उन्होंने जैसे टॉल एंड डॉर्फ प्लांट लिया, है ना? और उसके बाद उनका जो गैमेट्स बना, ध्यान से देखते जाएंगे, गैमेट कितने टाइप का बनेगा, कितने टाइप का गैमेट बनेगा यहाँ पर? एक ही टाइप का, एक ही टाइप का बनेगा, ठीक है? एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर 2 4 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? एक ही टाइप का बनेगा। अब इनके बीच में फ्यूजन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? F1, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। देन इसके बाद इसकी सेल्फिंग होगी। सेल्फिंग का मतलब होता है जो है उसी का उसी के साथ में क्रॉस कराना, ठीक है? ये हो गया सेल्फिंग, हम कराते हैं। ध्यान से देखते जाना, इसी में ही आपका सारा जो लॉ है उसके बारे में डिस्कशन, ठीक है? ये हो गया सेल्फिंग। सेल्फिंग करेंगे तो इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बोलो? गैमेट कितने टाइप के बनेंगे? 2। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2 टाइप के बनेंगे, ठीक है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्रॉस होगा, क्या बनेगा बोलो? सर वीडियो ऑफ हो गया है। ठीक है, क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये सबको पता है ना? इतना सबको आता है। अब इसका फिनोटिपिक यूनोटिपिक रेशियो क्या होगा भैया? 3:1 एंड 1:1, है ना? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। जब भी पेरेंट है, ये मेल पेरेंट है, ध्यान देंगे, ये फीमेल पेरेंट, ठीक है? गैमेट बना, गैमेट बनने के बाद वो क्या होगा बेटा? इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये जाइगोट है ना? तो जो सबसे पहला जाइगोट बनेगा उससे सीड फॉर्मेशन होगा, है ना? देन उसके बाद ये जो जाइगोट है वो ग्रो करेगा और एक इंडिविजुअल बनेगा। तो जो इंडिविजुअल बन रहा है, अगर आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये इन पेरेंट के गैमेट जो हैं उनसे इनका फ्यूजन हुआ। अब गैमेट जो रहता है वो जब भी बनेगा तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनका हमेशा हाफ ही गैमेट में आएगा। अच्छा, गार्डन पी में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है? गार्डन पी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14। कितने होते हैं? हाँ बोलो। 14। 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इनका 2n कितना है? 14 है ना? इसका 2n कितना है? 14 है। ध्यान से समझना अब यहाँ,
इसका ये मतलब हुआ कि जो गैमेट है उसमें क्या आएगा बेटा, n आएगा, मतलब 7 आएगा, n आएगा मतलब 7 आएगा, ठीक है। तो ये n हो गया, है ना। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आया, ठीक, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आया इसमें। तो ये टी जो रहेगा मान के चलो एक क्रोमोसोम में है, ठीक है। तो और कितना क्रोमोसोम होगा इस गैमेट में, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, टी प्लस कितना क्रोमोसोम होना, कितना होगा, 6, स्मॉल टी प्लस 6, अपन ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो 7 क्रोमोसोम इधर, 7 क्रोमोसोम इधर, 7 में से किसी एक क्रोमोसोम में, क्या बोला मैंने, इन 7 में से किसी एक क्रोमोसोम में कैपिटल टी का जीन होगा, मतलब टॉलनेस का जीन होगा, यहाँ पर रेसेसिव जीन होगा, ठीक है। अब इनका फ्यूजन हुआ और ये जाइगोट बन गया। तो यहाँ पर अगर मेंडल के आप लॉस मालूम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ क्या, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो भैया यहाँ पर अगर कैपिटल टी दो जीन है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, एक कैपिटल टी इस पे होगा, एक कैपिटल टी इस पे होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे, एक इधर आएगा एक इधर जाएगा। कितना समझ आ रहा है बात, कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। सर क्रोमोसोम का पेयर होगा, क्रोमोसोम का पेयर जो होगा वो गैमेट फॉर्मेशन के समय हमेशा अलग होंगे। तो कौन सा क्रोमोसोम का पेयर अलग होगा, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होंगे, जिसमें एक कैरेक्टर के दो एलील्स होंगे, ठीक है, एक कैरेक्टर के दो जीन होंगे, मतलब एक जीन पेयर। तो दो एलील है, कैपिटल टी एलील, कैपिटल टी एलील, ये जो जीन्स होते हैं ये आपके कहाँ पर होंगे भैया, होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, ऐसे क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिसमें कोई एक कैरेक्टर के दो जीन होते हैं, है ना, वो भी अलग अलग क्रोमोसोम में सेम पोजीशन पर। तो सेम पोजीशन देख सकते हो, ये एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, ये एक पोजीशन, ये एक पोजीशन, तो ये दोनों सेम पोजीशन पर एक ही टाइप के जीन है। एक ही टाइप का मतलब होता है एक कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। में भी ये कैपिटल टी के साथ में यहाँ कैपिटल टी है, में भी ये कैपिटल टी के बदले स्मॉल टी हो सकता है, बट टी कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, दोनों सेम कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स हैं। तो एक कैरेक्टर है दैट इज हाइट, तो हाइट के लिए कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ जीन होगा। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा। तो जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे बेटा। देखो यहाँ एक क्रोमोसोम यहाँ आ गया, एक क्रोमोसोम इस गैमेट में आ गया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस होगा। तो ये गैमेट फॉर्मेशन के समय एक कैरेक्टर के दो जीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसी को हम सेग्रीगेशन या सेपरेशन बोलते हैं। और ये यूनिवर्सल लॉ है, इसमें एक्सेप्शन जनरली नहीं माना जाता। और हम एक्सेप्शन जो मानते हैं क्या होता है, उसके जो एग्जांपल हैं बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं, हमेशा एक्सेप्शनल आपको नहीं मिलेगा, रेयरली, वो भी डिसीज्ड कंडीशन में होगा। कौन सा होगा बताओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, Non-disjunction. नॉन डिसजंक्शन, मतलब ये दोनों को एक दूसरे से अलग होना था और अलग अलग गैमेट में जाना था, बट ये दोनों अलग नहीं और किसी एक ही गैमेट में आ, तो ये दोनों सेपरेट नहीं हुए, ठीक है। ऐसा हमको कहाँ कहाँ मिलेगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, और हमारा जो डाउन सिंड्रोम। तो ये डिसीज्ड कंडीशन, सिंड्रोम्स वाले कंडीशन में पाया जाता है। एक्सेप्शन है बट वो डिसीज कंडीशन है, नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ आ गया बात। तो एक कैरेक्टर के दो जीन जो हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग होंगे, हमेशा ऐसा होगा ही, ठीक है। तो उसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। समझ आ गया बात, इट इज एन यूनिवर्सल लॉ। क्लियर हो रहा है, Yes, sir. चलो। तो ये तो हो गया बेटा आपका मोनोहाइब्रिड कॉर्ड से हम ये देख लिए। अब जब भी जीन्स अलग अलग होंगे और जब वो जाइगोट में एक साथ आएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में एक साथ जीन के पेयर्स आएंगे, तो ये जीन का पेयर आ गया, अलग अलग हुआ था फिर साथ में मिल गया, अलग अलग हुआ था फिर साथ में मिल गया। तो जो भी डोमिनेंट जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि ये टॉल प्लांट में पैदा होगा, मतलब ये जो भी प्लांट होगा ये टॉल होगा आगे चल करके। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस से हम जो देखेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस से हम क्या देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है।
अब देखो, अब इसमें क्यों नहीं देख पाते इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हम देखेंगे बाद में। चलो, तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो जैसे क्या क्या लिए थे भाई, कैपिटल आर वाई वाई, है ना, कैपिटल आर वाई वाई। तो इसका गैमेट बनेगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अच्छा, अगर कायदे से गैमेट बनाना होगा तो भाई कैसे बनाना होगा, जैसे इसमें ये कितने सारे होंगे बेटा, इसमें क्रोमोसोम 4 होंगे, बोलो, कैपिटल Yes, sir. आर कैपिटल वाई, वैसे यहाँ पर भी होगा, है ना। ये समझाने के लिए पूरा लिख दे रहा हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक सेल में है, ये दूसरे सेल में है, तो ये कौन सा है, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है ना, ये फीमेल प्लांट है। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस होगा गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन होगा तो जो भी पेयर्ड एलील है, दैट इज कैपिटल वाई, गैमेट फॉर्मेशन में हमेशा एक दूसरे से अलग होंगे और गैमेट में उसका हाफ ही होगा, पेयर का हाफ होगा। तो क्या होगा भैया, गैमेट जब बनेगा तो बोलो, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, दोनों का पेयर में से कोई एक आएगा, पेयर में से कोई एक आएगा, और कैपिटल वाई का पेयर में से कोई एक आएगा। बोलो, समझ आ रहा बात की नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, तो भैया ये गैमेट बन गया। लेकिन ये कितने टाइप का गैमेट बना, सर एक ही टाइप के बने। एक ही टाइप का बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। टाइप तो एक ही है, नंबर दो हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा भैया, फर्टिलाइजेशन होगा, बोलो, है ना। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, कुछ भी करो, कैपिटल आर, सॉरी, सर हम ये, स्मॉल आर स्मॉल वाई लेंगे। हाँ, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये वाला होगा। बताना चाहिए ना, जल्दी जल्दी, मैं भी फटाफट लिख रहा हूँ। स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो क्या होगा, एक कैपिटल आर यहाँ का, एक स्मॉल आर यहाँ का, एक कैपिटल वाई यहाँ का, एक स्मॉल वाई यहाँ का। तो ये ऐसा हमको क्या मिलेगा, F1 मिलेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से राउंड एंड येलो सीड का प्लांट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कौन सा लॉ दिख रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिख रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिख रहा है ना। अगर आपसे पूछ दिया कि भैया डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन तक के, डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन तक के आपको मेनली क्या दिखेगा, तो आपको एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिख रहा है, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा दिखेगा गैमेट फॉर्मेशन के बाद, है ना। चलो, देन उसके बाद अगर हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे, इसकी सेल्फिंग जब कराएंगे तो होगा क्या कि अब देखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब यहाँ पर जो गैमेट बनेगा ये हर एक एक क्रोमोसोम में, मतलब 4 क्रोमोसोम है, 4 अलग अलग क्रोमोसोम में 4 अलग अलग क्या है भैया, जीन है, तो जीन का पेयर है तो क्रोमोसोम के पेयर में होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो आपको मालूम है कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, बोलो, यहाँ टाइप ऑफ गैमेट, अरे 4। भाई कितने, 4 टाइप के बनेंगे ना, एक इसका हो सकता है, एक इसका हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर हो सकता है, एक स्मॉल वाई के साथ में ये कॉम्बिनेशन बना सकता है, ठीक। स्मॉल आर भी सेम वैसे ही कर सकता है, कैपिटल वाई के साथ, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, तो ये भी वैसे ही करेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये ऐसे ही 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। तो सेल्फिंग के बाद भी आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आराम से दिख रहा है, ठीक है। बट गैमेट में अगर आपसे क्वेश्चन आता है, गैमेट में लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखेगा क्या, बोलो, गैमेट में, ये गैमेट्स हैं, इस गैमेट में लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखेगा क्या, लॉ ऑफ No, sir. डोमिनेंस सर शो होगा क्या, नहीं होगा। हमेशा याद रखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए हमेशा पेयर्ड फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, पेयर्ड एलील होना चाहिए। एलील अगर हाफ होगा, जीन अगर हाफ होगा, ठीक है, पेयर का, तो कभी भी डोमिनेंस शो नहीं करेगा। डोमिनेंसी के लिए एक कैरेक्टर के 2 जीन हमेशा होने चाहिए और दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर पेयर्ड जीन है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों में से कोई एक ही है, तो ये इसके ऊपर डोमिनेंसी नहीं दिखाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। तो गैमेट में, गैमेट फॉर्मेशन के समय आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं दिखेगा, गैमेट फॉर्मेशन में आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखेगा। क्लियर है बात, समझ आ रहा बात। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि कोई सा भी गैमेट किसी भी दूसरे टाइप के गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बना के कोई दूसरा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कर दिखा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि भाई कोई सा भी गैमेट किसी भी दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है। मतलब ये मेल गैमेट्स है या फीमेल गैमेट्स है, तो कोई भी मेल गैमेट इन फीमेल चार में से कोई भी फीमेल गैमेट के साथ में एक मिनट देखो, ये इधर मेल गैमेट्स है ना, इधर मेल गैमेट्स है और इधर फीमेल गैमेट्स है ना। तो कोई भी मेल गैमेट चारों में से कोई भी मेल गैमेट किसी भी फीमेल चारों में से किसी भी फीमेल गैमेट के साथ में इंडिपेंडेंटली फ्यूज हो सकता है और इंडिपेंडेंटली फ्यूज होने के बाद वो पेरेंटल टाइप के अलावा कोई दूसरा न्यू कॉम्बिनेशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है फिनोटिपिकली। ठीक है, तो फिनोटिपिकली वो एक नया एक्सप्रेशन दिखा सकता है। ठीक है, तो नया एक्सप्रेशन तभी दिखेगा जब हमको ये मालूम रहेगा कि भैया दे आर इंडिपेंडेंट टू फ्यूज विथ एनी ऑफ दिस गैमेट्स। ठीक है, इनमें से किसी भी गैमेट के साथ, इनमें से कोई भी गैमेट इनमें से किसी भी गैमेट के साथ, फॉर एग्जांपल ये जो गैमेट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये इंडिपेंडेंट है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि भैया तुम कैपिटल आर कैपिटल वाई हो तो तुम इन्हीं के साथ में फ्यूज हो गए और जो भी एक्सप्रेशन दिखाना है एक्सप्रेशन दिखाओ। तो अगर ऐसा हुआ कि ये अपने वाले ही कॉम्बिनेशन के साथ में फ्यूज होगा तो कभी भी नया कॉम्बिनेशन नहीं दिखने वाला, फिनोटिपिकली कोई भी न्यू कॉम्बिनेशन अपीयर नहीं होगा। आप खुद ही सोच के देखो कि अगर ये अपने जैसे के साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये न्यू कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा न्यू कॉम्बिनेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण होता है। इसीलिए जो लिंकेज होता है, लिंकेज में ये बाउंडेशन होता है कि गैमेट जो होते हैं उसमें जो जीन्स होते हैं वो लिंक होते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो जीन्स हैं वो लिंक नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है ध्यान से समझना। ये जो कैपिटल आर है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको चार क्रोमोसोम के हिसाब से इसको अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, चार क्रोमोसोम। अब यहाँ देखो बेटा आप, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चार अलग अलग क्रोमोसोम में इनके जीन क्या है, लिंक है ना। तो लेकिन अब ये जो क्रोमोसोम है ये इससे अलग हो रहा है, इससे अलग हो रहा है। तो ये दोनों क्रोमोसोम जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है लाइक दिस, और ये कैपिटल आर वाला जो क्रोमोसोम है ये स्मॉल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है और गैमेट में रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और स्मॉल आर भी ऐसे ही इसके साथ या इसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो ये इंडिपेंडेंटली जो है वो जीन का पेयरिंग होता है जिसके कारण हमको बहुत सारे न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गैमेट फॉर्मेशन के समय अगर ये गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन के समय अगर ये लिंक्ड होंगे, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक ही क्रोमोसोम में होंगे, जैसे कि यहाँ देखेंगे ऐसा। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो आप देख सकते हो कि भैया ये होने चाहिए चार अलग अलग क्रोमोसोम में, है ये दो ही क्रोमोसोम है। इससे क्या होगा, वेरिएशन के चांसेस कम हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएंगे कि कैपिटल आर वाला हमेशा कौन से जीन के साथ रहेगा, कैपिटल वाई के साथ में, और स्मॉल आर वाला हमेशा स्मॉल वाई के साथ में रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ गैमेट्स कम होंगे उतनी ज्यादा वैरायटी के चांसेस कम होते जाएंगे। इसीलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही इसमें रिप्रेजेंट होगा और न्यू कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा। तो न्यू कॉम्बिनेशन दिखने का एक और रीजन होता है कि गैमेट फॉर्मेशन के समय
ये जो क्रोमोसोम है इन दोनों में से किसी के साथ भी वो पेयर बना के गैमेट में आ जाता है, और उसके बाद फिर ये गैमेट इंडिपेंडेंटली किसी भी टाइप के गैमेट के साथ में फ्यूज होकर के एक फिनोटिपिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट इंडिपेंडेंटली। तो ये गैमेट्स इंडिपेंडेंटली फ्यूज होते हैं। ठीक है, असॉर्टमेंट का मतलब होता है फ्यूजन। ठीक है, इंडिपेंडेंटली ये असॉर्ट करते हैं, फ्यूज होते हैं, और वो नए नए कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, बट इंडिपेंडेंटली क्या ये इंडिपेंडेंटली है ना फ्रीली इनके साथ फ्यूज होकर के कुछ नए कैरेक्टर दिखा सकते हैं? ये तभी पॉसिबल है जब वेराइटीज ऑफ गैमेट्स होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वेराइटीज ऑफ गैमेट्स नहीं मिलेगा, खाली दो ही है। तो होगा भी कॉम्बिनेशन तो यही होगा, इसलिए पेरेंटल दिख रहा है यहाँ पर, इसीलिए ये सिर्फ पेरेंटल दिख रहा है, इसके जैसा या इसके जैसा। यहाँ पर जो होता है आपको मालूम है कि 3:3 जो होता है, दैट इज 16 में से 6 जो है वो न्यू कॉम्बिनेशन होते हैं। 9-3-3-1 जो फिनोटिपिक है उसमें से 9 और 1 पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, 3:3 इज न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, 37.5 इज न्यू कॉम्बिनेशन। याद आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो वो इसीलिए दिखता है बेटा। हालांकि यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, बट न्यू कॉम्बिनेशन नहीं होने के कारण हमको नहीं मालूम चलता कि इंडिपेंडेंटली ये असॉर्ट भी होते हैं। यहाँ पर हमको इससे मालूम चलता है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस के समय ही आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अच्छे से ऑब्जर्व करने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? अब देखो तो जो F1 बना या F2 बना, यहाँ क्या होगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। गैमेट फॉर्मेशन के समय कौन सा लॉ दिखेगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और गैमेट के फ्यूजन से हमको कौन सा लॉ के बारे में समझ आएगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ आ रहा है बात? Yes, sir. ठीक है, तो एमसीक्यू में भी ऐसे ही आ रहा है, यही सारी चीजें घुमा फिरा के। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कब दिखेगा? जाइगोट में दिखेगा, गैमेट में नहीं। गैमेट फॉर्मेशन के समय कौन सा लॉ? सेग्रीगेशन। ठीक है, गैमेट के फ्यूजन के बाद कौन सा लॉ हमको ऑब्जर्व होगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हो रहा है? ये हटा रहा हूं मैं। ये दो चीज हम देख लिए। अब आते हैं मल्टीपल एलिलिज्म एंड कोडोमिनेंस। प्लियोट्रॉपी हटा दो इसको। Yes, sir. चलो, मल्टीपल एलिलिज्म। अब मल्टीपल एलिलिज्म से पहले हम देखेंगे भैया नॉर्मल एलिलिज्म क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल एलिलिज्म क्या होता है? नॉर्मल एलील्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक, एंड स्मॉल टी, तो ये तीन चीजें हैं, है ना? तो ये क्या शो करेगा? कौन सा प्लांट में फिनोटिपिक क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका फिनोटाइप बोलो। टॉल प्लांट होगा। इसका फिनोटाइप क्या होगा? Tall. टॉल प्लांट होगा। इसका फिनोटाइप क्या होगा? Dwarf. ये डॉर्फ प्लांट होगा। ठीक है, तीनों कंडीशन जो है, तीनों जो कंडीशन है ये कौन से कैरेक्टर के लिए है? टॉल, टॉल या डॉर्फ, ये तीनों कौन सा कैरेक्टर है? Height. कैरेक्टर ऑफ Height. हाइट। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हाइट के लिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम कितना जीन पेयर, आपको कितना जीन पेयर दिख रहा है? 3. 3. कितना जीन पेयर दिख रहा है? 3, है ना? लेकिन बेटा ये तो फिनोटिपिक रेशियो है। 3 जीन पेयर जो दिख रहा है आपको, ये फिनोटिपिक रेशियो है। ठीक है,
इसमें कितने एलील्स दिख रहे हैं आपको? हाइट के लिए कितने एलील्स हैं? सर 2। हाइट के लिए सिर्फ 2 ही एलील हैं। कौन सा? एक कैपिटल टी वाला है और एक स्मॉल टी small वाला t. है ना? आप पेयर देख रहे हो, पेयर ऑफ एलील तो 3 है जो फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेयर ऑफ एलील 3 है जो फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ये अलग अलग टाइप का फिनोटाइप। वैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये होमोजाइगस टॉल, हाइब्रिड टॉल और ये प्योर डॉर्फ। ठीक है, होमोजाइगस डॉर्फ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाइट के लिए एलील्स कौन कौन से हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी। और कोई तीसरा दिख रहा है क्या? नहीं। No, sir. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? एक और ये दो, दो ही एलील या दो ही जीन अलग अलग फॉर्म में किसी एक कैरेक्टर के लिए, मतलब एक दो एलील या दो जीन या जीन का पेयर या एलील का पेयर, ये दो ही एलील एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज हाइट। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम देखें राउंड सीड है ना, और रिंकल्ड सीड, इसके लिए भी दो ही एलील है। कौन सा? एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, है ना? येलो कलर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका ये मतलब हुआ कि जितना भी फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, जितना भी फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है, ये सभी को अगर आप देखोगे तो मेनली आपको दो ही एलील दिख रहे हैं। कौन कौन सा? एक कैपिटल टी का टाइप है और एक स्मॉल टी का टाइप, बस। एक कैपिटल टी का टाइप है, एक स्मॉल टी का टाइप है। मतलब क्या है ये कि 2 एलील्स ठीक है, क्या आवाज आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो, तो इसका ये मतलब है कि दो एलील, ठीक है, सिर्फ दो ही एलील है ना यहाँ पर। अगर आप देख सकते हो जितना भी फिनोटिपिक यहाँ पर दिख रहा है उसमें सिर्फ दो ही एलील है। कौन सा? एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। तो सिर्फ दो ही एलील रेस्पॉन्सिबल है सिंगल कैरेक्टर के लिए। समझ आ रहा है इतना? दो ही एलील रेस्पॉन्सिबल है सिंगल कैरेक्टर। कौन सा है वो सिंगल कैरेक्टर? दैट इज हाइट। तो हाइट के लिए कितना एलील रेस्पॉन्सिबल है? सिर्फ दो। क्लियर हो रहा है बात? क्लियर हो रहा है ये? यस Yes, सर। sir. चलो, तो मल्टीपल एलिलिज्म क्या होगा? जब 3 और मोर एलील, जब 3 और मोर एलील आर रेस्पॉन्सिबल फॉर phenotypic कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी एक फिनोटिपिक कैरेक्टर, कोई भी एक फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करने, जैसे यहाँ पर एक फिनोटाइप है, दैट इज हाइट इज अ वन फिनोटाइप। ठीक है, समझ आ रहा है? एक्सटर्नल कैरेक्टर है ना, तो एक फिनोटाइप के लिए दो ही एलील रेस्पॉन्सिबल है एक कैरेक्टर के लिए। तो जब 3 या उससे ज्यादा एलील एक फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे तो उनको हम मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। ये समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको Yes, कि sir. नहीं? ठीक है, बेसिक समझ आ गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप यही आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप। अब एबीओ ब्लड ग्रुप अगर आप देखोगे हमारे पास कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ए होता है, बी होता है,
ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मिनिमम बेटा कोई भी कैरेक्टर को शो करने के लिए पेयर्ड एलील की जरूरत होती है, कोई भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पेयर्ड एलील की जरूरत होती है, ठीक है। चलो, तो अब देखेंगे कि भैया अब एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए जो एलील्स है वो क्या क्या होते हैं। तो जीन ए, जीन बी और एक जीन 0, या फिर इसको हम आई भी बोल सकते हैं, तो आई ओ ही लेते हैं हम। तो यहाँ पर 3 टाइप के एलील हैं एबीओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे कैसे आएगा, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इन तीनों में से कोई दो ही होगा, मतलब पेयर्ड ही होगा, ठीक है। पेयर्ड में ही होगा, जनरली ऐसा ही होता है ना। चलो, तो पेयर्ड है तो ए के लिए दो ही होगा बेटा, कोई दो ही एलील होगा, पेयर्ड एलील होगा तीनों में से। तो क्या होगा, आई ए और आई ए, या फिर आई ए और आई ओ, ठीक है। ये दो हो गया, बस देखते जाओ फटाफट, आई बी, आई बी, आई बी और आई ओ, ये हो गया। यहाँ पर आई ए और आई बी, तो ये पेयर्ड हो गया, तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज डोमिनेंट है। और यहाँ पर क्या भी है, कोई भी एंटीजन नहीं है आरबीसी में, तो आई ओ, आई ओ, ठीक है। तो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होगा, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप का कैरेक्टर हो, चाहे बी ब्लड ग्रुप का हो, चाहे ए बी का हो, चाहे ओ का हो, कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होगा वो पेयर्ड एलील के द्वारा होगा। लेकिन पेयर्ड एलील के द्वारा जरूर हो रहा है, लेकिन कितने नंबर्स में प्रेजेंट है एलील, एलील का नंबर्स कितने हैं, चाहे वो 3 हो चाहे 4 हो, लेकिन वो होगा पेयर्ड में, अपने आप को क्या करेगा बेटा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल एलिज्म में क्या होता है कि जीन होते हैं 3, लेकिन इन तीनों में से कोई 2 एट अ टाइम होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये तीनों जीन का पेयर किसी एक इंडिविजुअल में होगा। हो सकता है कि आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे हो, भैया ये तीनों जीन क्या हमारे में होते हैं, ऐसा तो नहीं सोचते हो? सोचते हैं क्या, हाँ या ना में जवाब दो। सोचते हो तो हाँ बोलो। ऐसे सोचते हो क्या कि तीनों एलील हमारे में होते हैं, बट तीनों में से कोई दो ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ऐसा सोचते हो क्या? नो सर। नहीं, ठीक है। देखो, अब देखो बेटा क्या होगा कि ये तीनों में से कोई दो ही किसी एक इंडिविजुअल में होगा, तीनों में से कोई दो ही एक इंडिविजुअल में। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला कोई पर्सन है तो ये कंडीशन होगा, मतलब 2 एलील, या फिर ये कंडीशन होगा 2 एलील। तो ये जो 3 टाइप के जो एलील हैं ये हमारे पॉपुलेशन में, मतलब ये ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने, ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील होते हैं, ठीक है। अब 3 एलील में से कोई दो ही एक ह्यूमन में पाया जाएगा, ठीक है। कि हो सकता है कि भाई हमारे जो पेरेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे जो पेरेंट हैं, जैसे ए बी मेल है ना, और इनका फ्यूजन हो रहा है ना, और जो फीमेल है उनका ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप है। तो भैया यहाँ पर दो ही एलील होगा, क्या क्या होगा, आई ए और आई बी, ये मैं बहुत सिंप्लीफाइड वाला बता रहा हूँ। और यहाँ पर दो ही एलील होगा, आई ओ और आई ओ, ऐसा, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो ये एक फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है, ये तीसरा आई ओ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 या उससे ज्यादा एलील अगर होंगे किसी एक स्पीशीज में या एक ह्यूमन पॉपुलेशन में, या किसी एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन जब इनके चाइल्ड होंगे तो भैया इन दोनों में से कोई एक ही एलील ट्रांसफर होगा बच्चे में, इन दोनों में से कोई एक ही एलील ट्रांसफर होगा बच्चों में, ठीक है। आई बी और आई ओ, ऐसा होगा, ठीक है। तो एक ए ब्लड ग्रुप वाला होगा, एक बी ब्लड ग्रुप वाला होगा। समझ आया कि नहीं? यस सर, आ गया। समझ आ रहा है मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है? यस सर। है ना। तो एलील होंगे ज्यादा बट रिप्रेजेंट होंगे पेयर में ही, कोई दो, 3 या उससे ज्यादा होंगे बट पेयर में ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। वैसे ही पॉलीजेनिक होता है। तो पॉलीजेनिक में क्या होता है कि पॉलीजेनिक में भी वैसे ही बेटा 3 या उससे ज्यादा जीन के पेयर
दो से ज्यादा जो जीन पेयर्स होते हैं वो एक साथ मिलके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एक साथ मिलके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और वहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होगा। ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भैया मल्टीपल एलील या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होगा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सिर्फ उसी में अप्लाई होगा जिसमें एक जीन पेयर की बात की जाती है, एक ह्यूमन में एक जीन पेयर। एलील तो एक पॉपुलेशन की बात होगी कि 3 एलील एक पॉपुलेशन में है, ठीक है, एक स्पीशीज में है, बट एक ह्यूमन में दो ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दो ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो दो में से कोई एक डोमिनेंट होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि यहाँ पर आई ए और आई ओ में से ए इज डोमिनेंट, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ बी डोमिनेंट है तो बी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन जब पॉलीजेनिक की बात आती है तो जैसे हम देखें ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, तो यहाँ पर क्या 3 पेयर्स ऑफ एलील हैं, यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पॉलीजेनिक में एक से ज्यादा पेयर ऑफ एलील किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, पॉलीजेनिक में एक से ज्यादा जीन के पेयर प्रेजेंट होंगे एक ही इंडिविजुअल में, और वो सारे के सारे जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और पॉलीजेनिक में जितनी ज्यादा डोमिनेंट जीन होगी, जितनी ज्यादा डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा उसका एक्सप्रेशन होगा। जैसे कि स्किन कलर, तो जितना डोमिनेंट जीन होगा उतना ज्यादा स्किन का कलर डार्क होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो समझ आ रहा है मल्टीपल एलिलिज्म एंड पॉलीजेनिक का डिफरेंस? Yes, sir. पॉलीजेनिक में आपको क्या मिलेगा बेटा, किसी एक ह्यूमन में, चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यहाँ पर जैसे एक जीन पेयर काम कर रहा था, वहां पर 3 जीन पेयर एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, होंगे भी 3 और 3 जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। चलो हटा दो इसको। सर पॉलीजेनिक में 3 से ज्यादा एलील्स हो सकते हैं? हाँ हो सकता है ना बेटा, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 पेयर हो सकता है, एक पेयर तो नॉर्मल है, वन पेयर ऑफ एलील वो तो नॉर्मल है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ एलील हो सकता है, 3 पेयर, जैसे यहाँ पर 3 पेयर ऑफ एलील है, 4 पेयर ऑफ एलील हो सकते हैं, अलग अलग है। स्किन कलर का एग्जांपल जो है ना, वो 3 पेयर ऑफ एलील में आता है, मतलब स्किन कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एलील्स होते हैं वो 3 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। बाकी अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जो एलील के पेयर्स पाए जाते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलो हटा दूं मैं इसको। Yes, sir. अब प्लियोट्रॉपी क्या होता है बेटा, प्लियोट्रॉपी देख लो, पॉलीजेनिक देख लिए, मल्टीपल एलिलिज्म देख लिए, प्लियोट्रॉपी क्या है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि भैया एक से ज्यादा एलील होंगे एक कैरेक्टर के लिए, बट वो पेयर्ड फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे। एक से ज्यादा एलील किसी एक पॉपुलेशन, एक स्पीशीज, मान के चलो ह्यूमन स्पीशीज है, उसमें एक से ज्यादा एलील के पेयर या 2 से ज्यादा एलील या 3 एलील या उससे ज्यादा जो एलील्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे एक स्पीशीज में, बट वो पेयर्ड ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 एलील था, लेकिन 3 में से कोई 2 ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, 2 ही प्रेजेंट रहेगा किसी एक ह्यूमन में, ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल। पॉलीजेनिक में क्या था, बहुत सारे जीन या बहुत सारे एलील के पेयर्स होंगे और वो एक इंडिविजुअल में एक साथ बहुत सारे पेयर्स प्रेजेंट होंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हो गया इन दोनों में थोड़ा सा उल्टा। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि एक वन पेयर एलील क्या होगा भैया, वन पेयर एलील और वन जीन पेयर क्या होगा, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। मे बी 3 और मोर एलील एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। ये समझ आ गया बात? यस सर। ये नॉर्मल एलिलिज्म है और ये मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक। देन उसके बाद मोर देन 2 पेयर
ऑफ एलील और जीन एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, वो हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इन सभी में आप एक चीज देखते हो कि भैया एक पेयर या दो पेयर या तीन पेयर जितना भी होगा, वो सारे के सारे जीन पेयर एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। समझ आया बात? प्लियोट्रॉपी में जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है बोलो? वन जीन पेयर और वन एलील पेयर controls more than one character। क्लियर है? समझ आया ये? यस सर। समझ आ रहा भाई? हाँ, इसका डाउट है? यस सर, आगे समझ में। है ना? सिंपल है। चलो देन उसके बाद बस इतना, बस देखो बेटा, इसका जो एग्जांपल है वो आपको रटना ही है। देन उसके बाद कोडोमिनेंस में आते हैं। प्लियोट्रॉपी हमारा ये हो गया। समझ गया ना प्लियोट्रॉपी? यस सर। तो फिर एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जांपल मैं दिया हूँ बेटा, नोट्स में है ना? आप लिख लो, लिखना है तो। इसका एग्जांपल वैसे आता नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। आप लोगों को लिखना है तो लिख लो। ये अलग से इसको लिख लो। क्या? फिनाइल लिख लो बेटा आप लोग। फिनाइल कीटोनुरिया इज कॉज्ड बाय phenylketonuria is caused by mutation in the gene coding for the enzyme। किसके कारण होता है मालूम है आपको? phenylalanine hydroxylase। phenylketonuria is caused by mutation in the gene coding for the enzyme phenylalanine hydroxylase। phenylalanine hydroxylase जो के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन होता है, मतलब phenylalanine hydroxylase एंजाइम बनाने वाला जो जीन होता है, उसमें म्यूटेशन के कारण ही phenylketonuria डिसीज होता है, आपको मालूम है? ठीक है, तो यही जो जीन होता है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल शोज मेंटल रिटार्डेशन, एज वेल एज रिडक्शन इन हेयर। यही जो म्यूटेटेड जीन होता है, ये क्या करता है? ये मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज करेगा, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड ऑल्सो स्किन पिगमेंटेशन। मतलब एक जीन जो कर रहा था वो एक से ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ड्रोसोफिला में जीन जो विंग साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ड्रोसोफिला में जो जीन है, ऐसा जीन जो उसके विंग साइज को फैलाता है, या विंग का जो साइज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो और भी दूसरे काम करते हैं, जैसे कलर ऑफ आई, फर्टिलिटी, लॉन्गेविटी। कलर ऑफ आई, फर्टिलिटी, लॉन्गेविटी। मतलब एक जीन जो काम कर रहा है उसके अलावा कोई दूसरा काम भी उसके हाथ में। समझ आया बात? यस सर। चलो अब कोडोमिनेंस देखते हैं। तो कोडोमिनेंस जो रहता है वो मल्टीपल एलिलिज्म के कॉन्सेप्ट से ही है ना? मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो एक्चुअल में आपका जो एलील का कॉन्सेप्ट है ना? एलील का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे भैया कोई एक कैरेक्टर के लिए एक एलील है, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये एक कैरेक्टर है, दैट इज हाइट, व्हाटएवर जो भी हो, वो टॉल या टॉल, वो उसकी वैरायटी है हाइट की। ठीक है, तो एक कैरेक्टर के लिए वन पेयर एलील की जरूरत होती है, लेकिन अगर एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा पेयर एलील अगर उस स्पीशीज में है तो वो मल्टीपल एलिलिज्म हो गया। लेकिन जो कोडोमिनेंस है वो एक्चुअल में ये बताता है कि भैया जो भी जीन है ना, जितने भी डोमिनेंट जीन उस स्पीशीज में प्रेजेंट है,
वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो भी दोनों के दोनों। और वो तभी पॉसिबल है जब डोमिनेंट जीन जो है वो दो होंगे और साथ में कोई रेसेसिव जीन भी होगा। कोडोमिनेंस का मतलब है कि दो जीन डोमिनेंट है और दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दो जीन डोमिनेंट है और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अगर कोई दो जीन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये कैपिटल टी है ना, स्मॉल टी, तो इसको आप कोडोमिनेंस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते इसको कोडोमिनेंस? अब आप बोलोगे कि सर ये तो है कोडोमिनेंस, लेकिन ये सिमिलर है, ये एक ही जीन का डुप्लीकेट फॉर्म है, एक ही जीन का डुप्लीकेट फॉर्म है। ठीक है, तो कोडोमिनेंस का मतलब होता है दो अलग अलग टाइप के जीन जो दोनों डोमिनेंट है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। समझ आया बात? ये Yes, sir. डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, अब दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये भी कोडोमिनेंस का एग्जांपल हुआ, बट ऐसा नहीं है ना। ये जो जीन है कैपिटल टी, है ना, इसी की कॉपी तो ये कैपिटल टी है, तो ये दोनों तो सेम जीन है ना, दो अलग अलग जीन नहीं है। जब दो अलग अलग डोमिनेंट जीन अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करेंगे तो उसको कोडोमिनेंस की कैटेगरी में लाएंगे। पहले ये समझ, क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ये समझ आया कि नहीं, है ना? तो अब इसका ये मतलब है कि भाई कोई एक जीन है कैपिटल ए, हो सकता है उसका स्मॉल ए भी हो, कोई एक जीन है कैपिटल बी, हो सकता है उसका स्मॉल बी भी हो। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा बात? कोई एक जीन है कैपिटल सी, हो सकता है उसका स्मॉल सी भी हो, है ना। तो बेटा अब लॉ ऑफ एलिलिज्म के हिसाब से, कि दो ही टाइप के, मतलब एक जीन का पेयर होना चाहिए, है ना, एक ही एलील का पेयर होना चाहिए एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज मेंडलिज्म के हिसाब से। तो मेंडल के हिसाब से हमेशा जो भी जीन का पेयर होगा, जो भी एलील का पेयर होगा, उसमें एक ही डोमिनेंट होगा, एक ही रेसेसिव होगा, तो ही वो मेंडल के लॉ को फॉलो करेगा। तो कोडोमिनेंट जो रहता है वो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है, एक से ज्यादा डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए कोडोमिनेंस इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल। पहला ये समझ, क्लियर है इतना? यहाँ आप देखो बेटा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये देखो, है ना, ये अलग अलग डिफरेंट, एक ही जीन के दो डिफरेंट फॉर्म है। कौन सा जीन भैया? हाइट के लिए जो जीन है दैट इज कैपिटल टी, इसका डिफरेंट फॉर्म क्या है? स्मॉल टी। तो यहाँ पर इसी का एक क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म है, ये कोई दूसरा अलग जीन नहीं, है ना। यहाँ पर क्या होगा, जो कोडोमिनेंस है हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के साथ में, है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप के साथ में। अब यहाँ पर जो है एलील्स अलग अलग हैं, जैसे वहां पर एलील्स, तो यहाँ पर आई ए है, आई बी है और आई ओ है। तो ये क्या हो गया, ये रेसेसिव हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ये डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट है बट ये डिफरेंट जीन है, और ये डिफरेंट जीन है, रेसेसिव ये डिफरेंट जीन है। तो तीनों अलग अलग जीन है, ठीक है, तीनों अलग अलग जीन है। अब तीनों में से कोई दो ही एट अ टाइम प्रेजेंट होगा ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। तीनों में से कोई एट अ टाइम प्रेजेंट होगा, तो मे बी ये और ये आ गए, तो यहाँ पर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव आ गया। मे बी ये और ये आ गया, तो यहाँ पर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिख रहा है, बोलो, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिख रहा है ना, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, है ना। Yes, sir. लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आ गए, आई ए आई बी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, ए इज डिफरेंट एंटीजन एंड बी इज ऑल्सो डिफरेंट एंटीजन। ये दोनों के दोनों एक साथ आएंगे, तो दोनों के दोनों डोमिनेंट है, दोनों के दोनों अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करेंगे, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप
फिनोटिपिकली हमको दिखता है ह्यूमंस में, ठीक है। तो दोनों के दोनों एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मेंडल्स के लॉ के हिसाब से कभी भी दो अलग अलग जीन एक साथ किसी भी एक ही कैरेक्टर के लिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मेंडल के लॉ के हिसाब से क्या है, एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन का पेयर रिस्पॉन्सिबल होगा और उस एक जीन पेयर में एक ही डोमिनेंट जीन होगा, दूसरा डिफरेंट डोमिनेंट जीन नहीं पाया जाएगा। मतलब मेंडल के लॉ के हिसाब से किसी भी जीन पेयर में एक ही टाइप का, मेरे वर्ड को ध्यान से समझना, एक ही टाइप का डोमिनेंट जीन पेयर होगा, दैट इज कैपिटल टी। ये एक टाइप का है, ये भी वही चीज है, सेम है, कैपिटल टी इज आल्सो सेम, ठीक है। एक ही टाइप का डोमिनेंट जीन होगा, वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हमेशा, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी है, कैपिटल टी एक ही टाइप का जीन है और वो डोमिनेंट है, और यहाँ ये तो रेसेसिव है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पर एक टाइप का डोमिनेंट जीन है, ये दूसरा टाइप का डोमिनेंट जीन है, दोनों अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कि मेंडल के लॉ के खिलाफ। इसीलिए कोडोमिनेंस एक्सेप्शन है, क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ आ गया बात? यस सर। यस सर। क्लियर हो रहा है? तो ये भैया कोडोमिनेंस जो है वो उसी में दिखेगा ना जिसमें एक से ज्यादा टाइप के डोमिनेंट जीन अवेलेबल होंगे। एक से ज्यादा टाइप के डोमिनेंट जीन मतलब दो डिफरेंट टाइप के डोमिनेंट जीन अवेलेबल होंगे, और वो दोनों में से कोई एक होगा या दोनों साथ साथ होगा। इसीलिए एबीओ ब्लड ग्रुप का ही एग्जांपल कोडोमिनेंस लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एबीओ ब्लड ग्रुप को ही लेते हैं, ये सिंप्लीफाइड है, आपके सिलेबस में है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होते हैं, है ना, पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते। एबीओ ब्लड ग्रुप क्लियर हो गया? ये समझ आ रहा है? मल्टीपल एलील में एबीओ ब्लड ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है और कोडोमिनेंस में क्या कॉन्सेप्ट? यस सर।